समुद्र के लाइट हाउस पर गरीब बेघर ससुराल। अरे राम, ये छाते की धसक तो मेरी सांस ही उखाड़ देगी। थोड़ी हिम्मत रखो जगन के बापू, जब से ये बीमारी धरी है आपका शरीर तो सूख कर लकड़ी होता जा रहा है। बाबूजी, आप ऐसे दिल छोटा मत कीजिए, दवाई का असर होने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। पर भाभी, कब तक दिलासा देंगे? घर में फूटी कौड़ी नहीं है और बापू की टूटती सांसें। हर नया दिन हमारे इस बेबस परिवार के लिए एक नया इम्तिहान ही तो लेकर आ रहा है। लो जगन के बापू, ये गिलोय और तुलसी का काढ़ा पी लो, आराम मिलेगा। क्या करूं ओमवती, शरीर का पानी तो कब का सूख चुका है। खेत की सूखी मिट्टी और बीमार शरीर दोनों अब जवाब दे रहे हैं। अकेले जगन की अकेली पसलियों पर कितना बोझ डालूं। बाबूजी, आप ऐसे हिम्मत तोड़ने वाली बातें मत कीजिए। जगन जी भोर की पहली किरण फूटते ही खेत पर पसीना बहाने निकल जाते हैं। डॉक्टर साहब की गोलियां टाइम पर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बहू, तो इस घर में पैर न रखती तो ये घर कब का ढह गया होता। पर दवाई का पर्चा तो देख, हर हफ्ते 300 रुपए की गोलियां आती हैं। जगन कहाँ से लाएगा इतने पैसे? भाभी, खेत वाले कुएं की मोटर का फ्यूज फिर उड़ गया। ताऊ जी के बेटों से मदद मांगने गया था तो कलुआ भैया ने साफ मुंह पर ताना मार दिया। बोले कि जब तक डीजल का पैसा नहीं दोगे एक बूंद पानी हमारे कुएं से नहीं मिलेगा। वाह, सगे चचेरे भाई होकर भी ऐसा बर्ताव। जब अपने खेत में कटाई का समय आता है तो दौड़कर जगन जी को बुला लेते हैं कि चलो जगन भाई हाथ बटा दो, और आज 2 घूंट पानी मांग लिया तो औकात दिखा रहे हैं। अरे बहू, तो अभी दुनियादारी नहीं समझती। चढ़ते सूरज को सब पूछते हैं। जब तक तेरे बाबूजी के हाथ पैर चलते थे तब तक यही ताऊ के लड़के तलवे चाटते थे। आज लाचारी आई तो आंखें फेर ली। भाभी, अगर मैं अपनी पढ़ाई रोककर शहर चला जाऊं तो कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूं तो कम से कम बापू की दवाई का खर्च निकल जाएगा ना। नहीं मगन, तू अभी छोटा है। जगन अकेले खेत में हल चलाएगा या फसल काटेगा? बाजरे की कटाई सिर पर है, वहां भी तो 2 हाथ की जरूरत है। तभी जगन कंधे पर गमछा और फावड़ा लिए थका हारा घर के अंदर आता है। अम्मा, जरा सा मटके का ठंडा पानी देना। आज धूप इतनी तेज थी कि सिर फटने लगा। ये लीजिए पानी। सुबह से लगातार खेत में काम कर रहे हैं, थोड़ा बैठकर आराम भी कर लीजिए। और बताइए, कुछ खाया है या अब तक खाली पेट ही काम में लगे हैं? रोटी किसके गले से उतरेगी प्रेमा? ताऊ जी के लड़के अपने खेतों में तो ट्रैक्टर चला रहे हैं। हमारे हिस्से की मेड़ को धीरे धीरे काट कर अपने खेत में मिला रहे हैं। भैया, आप परेशान मत हो, मैं और भाभी कल सुबह ही खेत पर चलेंगे। हम भी आपके साथ बाजरा काटने में हाथ बटाएंगे ना। अरे अमृता, तू अभी अपनी किताबों पर ध्यान दे। जब तक तेरा बड़ा भाई जिंदा है तुझे खेत की धूप में तपने की जरूरत नहीं बेटा। जगन बेटा, डॉक्टर ने बाबूजी के लिए अगली खुराक की दवाई लिखी है, शहर की दुकान से मंगवानी पड़ेगी। पर घर का गुल्लक तो बिल्कुल खाली पड़ा है। अम्मा, तो चिंता मत कर, मैं शाम को मंडी के व्यापारी से कुछ पैसे उधार मांग लूंगा। फसल काटते ही ब्याज समेत लौटा देंगे। अचानक बाहर से भारी कदमों और छड़ी की आवाज आती है। हरि राम जी हाथ में छड़ी लिए घर के अंदर दाखिल होते हैं। अरे ओ गौरी शंकर, कैसी तबीयत है रे तेरी? बाहर गली से ही तेरी खांसी की धसक सुनाई दे रही थी। मुझसे रहा नहीं गया तो चला आया। आइए बैठिए। बस शरीर अब ढहने लगा है। राम नाम सत्य होने का समय नजदीक आ रहा है। अरे कैसी बात करता है तू अभी, है? अभी तो तुझे अमृता के हाथ पीले करने हैं, जगन के बच्चे को खिलाना है। जगन बेटा, तू अपने बाप का सही से इलाज नहीं करवा रहा क्या? ताऊ जी, जो बन पड़ता है कर रहे हैं, पर हाथ बहुत तंग है। जमीन से जितनी उपज होती है सब दवाई और पुराने कर्ज में ही समा जाती है। देख गौरी शंकर, तू मेरा सगा छोटा भाई है, तेरा ये हाल मुझसे नहीं देखा जाता। मैं कल शहर गया था तो तेरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ी योजना का पता लगा कर आया हूँ। कैसी योजना जेठ जी? हमारे बच्चे तो पढ़े लिखे हैं नहीं, हमें कौन सी सरकार पैसे दे देगी? अरे बहू, तुम भी ना, जब बड़ा भाई जिंदा है तो चिंता कैसी। एक सरकारी योजना आई है जिसमें गांव की जमीन धारकों को सरकार की तरफ से मुफ्त मदद और लोन मिल रहा है। बस थोड़े दस्तखत पूरे करने होंगे।
ताऊ जी, कौन सी योजना? कागजात किस चीज के हैं? क्या मैं एक बार इन्हें पढ़कर देख सकती हूँ? अरे वाह बहू, अब तू अपने ताऊ जी की नीयत पर नाप तोल करेगी। 2 अक्षर क्या पढ़ लिए, बड़ों की बात काटेगी। मैं अपने सगे भाई का बुरा चाहूंगा क्या? अरे बहू तो चुप कर, भैया पर शक करती है। इन्होंने तो बचपन में मुझे अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। भैया, आप इस नासमझ बहू की बात का बुरा मत मानिए। बताइए कहाँ दस्तखत करने हैं? हाँ हाँ, बस यही नीचे दस्तखत कर दे। गौरी शंकर, इससे सरकार तेरे खाते में सीधे पैसे भेजेगी और खेतों के हिस्से बांट का झंझट भी खत्म हो जाएगा। बाबूजी, एक बार कागज किसी वकील या कचहरी के पढ़े लिखे आदमी को दिखा लेते तो क्या बुराई थी? ले गौरी शंकर, संभाल अपने कागज। मैं तो तेरी भलाई के लिए दौड़ा दौड़ा आया था, पर तेरी बहू को तो मुझ पर ही डाकू होने का शक है। अब मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। अरे भैया, ईश्वर के लिए गुस्सा मत होइए, मुझे आप पर खुद से ज्यादा भरोसा है। लाओ कागज, अभी दस्तखत कर देता हूँ। गौरी शंकर ने बिना कागज पढ़े दस्तखत कर दिए और अगले ही दिन गौरी शंकर के खेत पर बुलडोजर खड़ा है और बाउंड्री की नाप जोख हो रही है। तभी जगन भागा भागा वहां जाता है। अरे रुक जाओ, ये हमारे खेत में तुम लोग क्या कर रहे हो? किसकी इजाजत से यहाँ गाड़ियां खड़ी हैं? ए भाई, चिल्ला क्यों रहा है? ये जमीन अब सरकारी स्कूल और प्राइवेट ट्रस्ट की है। तुम्हारे ताऊ जी हरिराम ने कल ही इसके पूरे पैसे वसूल किए हैं। क्या बकवास कर रहे हो? कि हमारे बाप दादा की पुश्तैनी जमीन है, ताऊ जी इसे कैसे बेच सकते हैं? दूर हटो यहाँ से। बहुत सवाल की बात कर लड़के, कागज पूरे पक्के हैं। तुम्हारे बाप गौरी शंकर के दस्तखत हैं इस पर। अगर ज्यादा नौटंकी की तो पुलिस बुलाकर सीधे जेल में सड़वा दूंगा। मगन, ये क्या हो गया? बापू ने तो कहा था कि ताऊ जी मदद और योजना के कागज लाए थे। चलो अभी ताऊ जी के घर चलते हैं। दोनों भाई घबराए हुए हरिराम के घर पहुंचते हैं। ताऊ जी, खेत पर ठेकेदार आए हैं। वो कह रहे हैं कि आपने हमारा खेत बेच दिया है। आप चलिए और उन्हें डांट कर भगाइए। अरे बेवकूफ जगन, वो ठेकेदार बिल्कुल सच कह रहे हैं। खेत बिक चुका है और पूरे 15 लाख रुपए हमारे बैंक खाते में आ चुके हैं। अब उस जमीन पर तुम्हारा कोई हक नहीं। तूने हमारे साथ गद्दारी की कलवा, हमारे बीमार बापू को धोखे में रखकर दस्तखत करवाए। ए मगन, हाथ नीचे कर। अपने बड़े भाई पे हाथ उठाएगा? अरे तुम्हारे बापू अंगूठा छाप हैं, तो इसमें हमारी क्या गलती है? कागजों पर साफ लिखा था कि पूरी संपत्ति का अधिकार हमारा होगा। ताऊ जी, आप तो हमारे सगे ताऊ थे ना। बापू आपको भगवान मानते हैं। आपने हमारे मुंह का निवाला छीन लिया। हम खाएंगे क्या? बापू की दवा कहाँ से आएगी? ए, जहां से भी आए हमें क्या। और सुना, सिर्फ खेत ही नहीं, जिस मकान में तुम रह रहे हो ना, वो भी अब हमारा ही है। 2 दिन के अंदर अंदर घर खाली करो, वरना सारा कबाड़ उठाकर नाले में फेंकवा दूंगा। ये जुल्म मत करो ताऊ जी, भगवान के घर से डरो। जगन और मगन रोते बिलखते अपने घर पहुंचते हैं। क्या हुआ जगन बेटा, तुम दोनों के चेहरे इतने पीले क्यों पड़ गए? खेत से इतनी जल्दी क्यों लौट आए? अम्मा, सब बर्बादी हो गई अम्मा। ताऊ जी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। उन्होंने धोखे से खेत और हमारा घर सब अपने नाम करवा कर बेच दिया। क्या क्या बक रहा है जगन? भैया ऐसा नहीं कर सकते। वो मेरे बड़े भाई हैं, जिन्होंने मुझे पाला है। बाबूजी, मैंने आपसे उसी दिन चीख चीख कर कहा था कि कागज पढ़वा लीजिए। ताऊ जी की नीयत में खोट था, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। हे राम, मैंने अपने सगे भाई पर अपनी आंखों से ज्यादा भरोसा किया और उसने मेरी ही पीठ पर छुरा घोंप दिया। मैं अपने बच्चों को अब क्या मुंह दिखाऊंगा? अब हम कहाँ जाएंगे भाभी? हमारे पास तो शाम की रोटी का आटा भी नहीं है। आप लोग हिम्मत मत हारिए, रोने से इन लोगों का दिल नहीं पिघलेगा। जगन जी, आप अभी शहर में दीदी और जीजा जी को फोन कीजिए, शायद वो हमारी कोई मदद कर सके। हाँ प्रेमा, तुम सही कह रही हो। शहर में जीजा जी ही हैं जो इस भयानक समय में हमारा सहारा बन सकते हैं। जगन कांपते हाथों से अपनी बहन वानी को फोन मिलाता है। फोन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ से संगीत फोन उठाता है। हाँ जगन, बोलो भाई, गांव में सब कैसे हैं? बाबूजी की तबीयत में कुछ सुधार हुआ? जीजा जी, ताऊ जी ने हमारे साथ बहुत बड़ा छल किया है। हमारा खेत, हमारा घर सब धोखे से हड़प कर बेच दिया। हम इस वक्त बेघर होकर सड़क पर आ गए हैं जीजा जी। क्या ताऊ जी ने ऐसा नीच काम किया? जगन, तुम लोग बिल्कुल मत घबराओ,
फौरन अपना सामान समेटो और शहर हमारे पास आ जाओ। यहाँ जब तक कोई दूसरा रास्ता निकलता तुम सब हमारे साथ रहोगे। जगन भाई, बाबूजी और अम्मा को संभालो। तुम लोग फौरन पहली बस पकड़कर यहाँ पहुंचो। ठीक है दीदी, हम निकल रहे हैं। परिवार निकलने वाला होता है कि हरिराम के गुंडे वहां आ जाते हैं और पूरे परिवार को घर से बाहर धकेल देते हैं। बेघर परिवार रोता बिलखता बस स्टैंड पहुंचता है। मगन, जरा संभल के चढ़ना,